तो आप सभी साथियों को बहुत-बहुत नमस्कार। आज के इस शानदार सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी शानदार होंगे और अपने हौसले से बुलंद होंगे और इन बुलंद हौसलों से अपने कल के प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी आप बेहतरीन तरीके से जो पिछले समय किए हैं, उस पर आत्मविश्वास भर रहे होंगे और कल के प्रमोशन एग्ज़ाम में आपका आगाज़ ज़बरदस्त होगा। आप सभी साथियों को नमस्कार, स्वागत है आज के सेशन में। आप जो है जितनी तैयारी करनी थी कल के प्रमोशन एग्ज़ाम में, उसके लिए आपने भरपूर तैयारी करी है। आपके तैयारी में कोई कमी नहीं है। अब एक चीज़ की ज़रूरत है और वो चीज़ है भगवान का आशीर्वाद मिल जाए। और अगर वो आशीर्वाद हमें मिल जाए भगवान का, तो हमारा जीवन जो है सफल हो जाएगा। कल का दिन हमारा जो है बेहतरीन हो जाए। जैसे यहाँ शिवाजी आ गए। शिवाजी आपका स्वागत है बहुत-बहुत, मुंबई से सबको शुभकामनाएँ देने आए। तो आज के सेशन में हम लोग ये वन वे सेशन होगा। आप लोग का जो है आखिरी में आप लोग को किसी को बात करना है तो कर लीजिएगा। बातों ही बातों में मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा, बस ये मान के सुन लीजिए उनको कि हाँ, चलिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपने श्रवण शक्ति का इस्तेमाल करिए और उस श्रवण शक्ति के माध्यम से मैं जस्ट थोड़ा-सा आपसे चर्चा करूँगा, क्योंकि नॉर्मली जो होता है, 1 दिन पहले एग्ज़ामिनेशन के 1 दिन पहले बहुत ज़्यादा पढ़ना ठीक नहीं होता है, साइकोलॉजिकल हिसाब से। मैं आप में साहस भरने के लिए आया हूँ और आपके जो ज्ञान के पंख में एक और एक एनर्जी आ जाए, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएँ देने आया हूँ। क्योंकि अगर आगाज़ ऐसा होगा तो अंजाम कैसा होगा? अगर अंजाम ऐसा होगा तो फिर इंतज़ाम कैसा होगा? कल एग्ज़ामिनेशन में आपका एक बेहतरीन अंदाज़ होगा, जैसे गोल्ड मेडल जीतने वाले तीरंदाज़ का होगा, गोल्ड मेडल जीतने वाले तीरंदाज़ का होगा। तो आप लोग को एक अंदाज़ जिस तरह से आप पिछले समय पढ़े हैं, उनको लेके जाना होगा। दूसरा, जितनी तैयारी आपने करी है, पंचसूत्र का पालन करिए। पंचसूत्र का पालन क्या कहता है? पहला सूत्र कहता है कि जो मैं पढ़ा हूँ उसी में से आएगा। पहला सूत्र कहता है जितनी सारी चीज़ें हमने पिछले समय पढ़ा है, उसी में से सवाल आएगा। और दूसरा सूत्र कहता है कि जो मैंने नहीं पढ़ा है और उसमें से सवाल आया तो वो सभी के लिए वैसा ही होगा, वाइस वर्सा रहेगा कि सभी के लिए वो कठिन होगा। मान के चलिए वो नंबर में से हटा लीजिए, मेरिट में से हटा लीजिए उसको। तीसरा जो चीज़ है, वो होता है आपका आत्मविश्वास। अभी भी आपके मन में सफलता का विचार होना चाहिए, सफलता का आगाज़ होना चाहिए, सफलता का अंदाज़ होना चाहिए और सफलता का साज होना चाहिए और सफलता की आवाज़ होना चाहिए। मन में कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। चौथी चीज़ जो है, समय पर पहुँचना। जहाँ भी समय पर जब एग्ज़ामिनेशन है 1 घंटे पहले पहुँचिए। अभी आपका जो मस्तिष्क है, उस मस्तिष्क को आप सही तरीके से रखिए, क्योंकि सारा चीज़ जो है ना अभिषेक जी? सारा चीज़ अभी मस्तिष्क के अंदर है, आपके मटके में है और मटका फूट गया तो फिर सारे सिक्के बिखर जाएँगे, क्योंकि उसी मटके का इस्तेमाल हमको कल करना है। और 5वीं चीज़ ये है कि आपको समय का जो एग्ज़ामिनेशन में समय दिए गए हैं, उनमें द्रुत गति से समय का अनुपालन करना है और उस पूरे समय में आपका क्वेश्चन को हल करने का जो तरीका होगा, उसमें ऐसा कर लीजिए, जहाँ पर भी डाउट होता है उसको रिव्यू के लिए कर लीजिएगा, लेकिन उसको एक बार क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एक रफ पेपर मिलता है या वहाँ मार्किंग करने का भी होता है रिव्यू का। तो आप समय का ज़रूर ध्यान रखिए। तो आपका हो गया आपका आत्मविश्वास, आपका समय, आपका ज्ञान, आपका कौशल और साथ ही साथ आपका जो एक ज्ञान जो आप पिछले समय हासिल किए हैं, वो ज्ञान कहाँ पर है? मस्तिष्क, उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के सेशन में मैं कुछ सवाल चर्चा करूँगा। वैसे तो आप पूरे सवाल जो हैं चर्चा कर चुके हैं, उन्हीं में से एग्ज़ामिनेशन में आएँगे। कल हम जब शाम को इस समय बात कर रहे होंगे तो सवालों पे चर्चा करेंगे। लेकिन जो मुख्य-मुख्य चीज़ें मैं बताना चाहूँगा और अगर किसी साथी से पूछूँगा तो वही साथी जवाब दीजिएगा। जैसा कि पहला प्रश्न अभी ये कोई पीछे स्क्रीन नहीं चलेगा, आप लोग ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए। मैं मेरी अपनी बातों में आपको सम्मोहित करूँगा।
और उस ध्यान मग्न तरीके से उन बातों को सुन के आप अपने उसको अंतर मन में ले जाइए। तो मैं यहाँ सवाल पूछूंगा, जिस साथी का अगर नाम लिया तो उस साथी माइक का ओपन करके बोल देगा, और अगर नहीं मालूम है तो विनम्रता से पास बता देगा, नहीं मालूम है कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर सभी चीज़ हमको मालूम नहीं होती, मालूम नहीं है तो भी पास कर लीजिएगा। पहला सवाल मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि जब भी बैंकिंग में जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं रिप्रेजेंट किया जाता है इंस्ट्रूमेंट पेमेंट के लिए, नेगोशिएशन के लिए, तो उनमें एक ट्रांजैक्शन कोड होता है। तो जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कोड होता है वो उनके नेचर के हिसाब से कोड नंबर डिफरेंट होता है। तो पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगा एक साथी से कि डिमांड ड्राफ्ट के लिए जो ट्रांजैक्शन कोड है वो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जवाब देंगे हमारे पवन मिश्रा जी देंगे। पवन मिश्रा जी जुड़े हैं डिमांड ड्राफ्ट के लिए, जरा बताइए ट्रांजैक्शन जी, कोड। 16 है सर, 16। बहुत बढ़िया पवन जी, 16 है ट्रांजैक्शन कोड। इसका मतलब ये है कि ट्रांजैक्शन कोड को एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। ट्रांजैक्शन कोड में भी 5 चीज़ों को आपको देखने की ज़रूरत है। एक तो है डिमांड ड्राफ्ट, सबसे पॉपुलर सीरीज का। दूसरा है आपका सेविंग। तो सेविंग में अभी मल्टीप्लिसिटी चेक की बात हो रही है सेविंग में। तो सेविंग में जो मल्टीप्लिसिटी चेक के लिए जो ट्रांजैक्शन कोड है वो भी बता दीजिए पवन मिश्रा जी। सेविंग में सेविंग बैंक में मल्टी सिटी का 31 है, 31। 31। 29 करंट का है, 30 सीसी का है, 31 एसबी का है। 30 सीसी का नहीं है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट का है ना। 30 सीसी का नहीं है। 29 करंट अकाउंट का है, एग्रीड। जी 31 जी सेविंग का है, जी और 16 जो है डिमांड ड्राफ्ट का है। जी। ये आप याद रखिए, और एक और याद रख लीजिए बैंकर चेक्स का, जिसको 12 कहते हैं। 12 है, 12 है इसमें सबसे सर। ज्यादा सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाता है डिमांड ड्राफ्ट का 16। और अभी उसके बाद सेकंड नंबर जो पूछा जाता है वो सेविंग का पूछा जाता है। पहले सेविंग का पूछा जाता था तो 10 आंसर होता था, लेकिन अभी सेविंग का पूछा जाता है क्योंकि मल्टीप्लिसिटी चेक आ गया तो वो 31 हो गया। करंट अकाउंट का पूछेगा तो 29। बहुत बढ़िया। अगला सवाल एक साथी से मैं पूछूंगा, जिस साथी से पूछूंगा वही माइक ऑन करके बताएंगे। एक साथी एक एकदम ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एमएसएमई की डेफिनेशन से जुड़ा हुआ है। एमएसएमई के अपडेटेड जो डेफिनेशन है, रिवाइज जो गाइडलाइन एमएसएमई की है, उसके आधार पर एक स्मॉल यूनिट कहलाएगा अगर उसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा और टर्नओवर कितना होगा। और इस सवाल का जवाब देंगे हमारे होनहार साथी। थोड़ा विनम्रता से जवाब दे दीजिए तो आपका एक रिवीजन होगा। अभिषेक कुमार जी देंगे जवाब। अभिषेक कुमार जी। सॉरी सर, अभी कॉल नहीं कर पा रहे हैं कॉल इसको। नहीं कर पाए तो मेरी आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करिए। मैं कह रहा हूँ एमएसएमई के रिवाइज डेफिनेशन में स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये बात कही गई है। तो आप पास करना चाह रहे हैं इस सवाल का जवाब, किसी को पास करना चाह रहे हैं? बताएं सर, जी बताएं। नहीं पवन जी आप जी साइन और रहिए, मैं नाम बताऊंगा। हाँ जी अभिषेक जी, जी सर। पास करना जी चाहेंगे? सर, हमको नहीं पता। ठीक है, हम बबलू यादव जी जी के पास ले जाते हैं। बबलू यादव जी, मैंने सवाल पूछा है कि एक स्मॉल इंटरप्राइजेस की परिभाषा क्या है नई डेफिनेशन में, बताइए। तो बबलू यादव जी तक हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। तो जहाँ तक हमारे चैट बॉक्स में हमारे और हो रहा है साथी सर, बैठे। हो रहा है सर, माइक बंद था, हम बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा, बता कोई बात नहीं, दीजिए कोई बात सर, नहीं। बता रहे बताइए, जब भी सर। एग्जामिनेशन नजदीक आता है ना तो एक हमारे अंदर एंग्जाइटी आती है, एंग्जाइटी आती है। और जी वो जी एंग्जाइटी क्या करता है, हमारे दुश्मन की भांति काम करता है, जो चीज़ें हम याद रखते हैं उसको भुला देता है। तो सर, इसमें स्मॉल इंटरप्राइजेज में सर, इसका 10 करोड़ जो है प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है, टर्नओवर 50 होता है। हाँ, बात सही कहे, आपका एक नंबर मिल जाएगा एग्जामिनेशन में, आधा नंबर मिल जाएगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट कास्ट नहीं होता है। उसका इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट होता है, प्रोजेक्ट कास्ट तो है कि भाई उसका खर्च लागत कितना होगा, है ना। लागत जी कितना होगा, जी। तो उसको डेफिनेशन में इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है। तो इन्वेस्टमेंट जो है 10 करोड़, और जो टर्नओवर है 50 करोड़ होगा, ये 50। एमएसएमई के लिए है। तो 3 तरह के क्राइटेरिया है, इसको मैं फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ, साथियों के लिए रिवीजन हो जाएगा। पहला है माइक्रो इंटरप्राइजेस। माइक्रो इंटरप्राइजेस का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़, स्मॉल इंटरप्राइजेस का इन्वेस्टमेंट 10 करोड़,
और मीडियम इंटरप्राइजेस का इन्वेस्टमेंट जो है 50 करोड़। इन्वेस्टमेंट को याद कर लीजिए 1, 10, 50, और टर्नओवर की बात आती है तो उसका 5 गुना कर लीजिएगा। माइक्रो 1 करोड़ तक, मतलब अगर किसी इंडस्ट्री को लगाने के लिए जितना लागत लगेगा वो 1 करोड़ की लागत में कोई इंडस्ट्री बैठ जाती है, रनिंग कंडीशन में आ जाती है, तो उसको माइक्रो कहेंगे। 1 करोड़ से ज़्यादा और 10 करोड़ तक के लागत में कोई इंडस्ट्री बैठती है तो उसको हम स्मॉल इंडस्ट्री कहेंगे। और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा और 50 करोड़ तक के लागत में कोई इंडस्ट्री अगर स्टार्ट हो जाती है, पूरा वेल सेटअप होके उसमें टेस्ट रन हो जाता है, प्रोडक्ट आना चालू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मीडियम एंटरप्राइजेस। और जहां टर्नओवर की बात आती है तो उसका 5 गुना, उसका 5 गुना जो है टर्नओवर होगा। चलिए, तो ये हो गया आपका ये एमएसएमई का। तो ये सवाल जो हम जिक्र कर रहे हैं साथियों, ये आपके कल के प्रमोशन एग्जाम्स के लिए हैं। अगला सवाल मैं एक साथी से पूछूंगा कि अगर कोई सेल्फ ऑपरेटेड माइनर अकाउंट है तो उसके लिए वो सेल्फ ऑपरेटेड माइनर अकाउंट ओपन कर सकता है, इसकी सुविधा है, बशर्ते उस माइनर की एज कितनी होगी। और इस सवाल का जवाब बड़े विनम्रता से और उत्सुकता से हमारे एक साथी से मैं पूछूंगा, आशु मिश्रा जी। आशुतोष मिश्रा जी होंगे या तो आशु मिश्रा जी होंगे, थोड़ा माइक ऑन करके बता दीजिए। सर 10 साल से ऊपर। ओके, हेलो। उसमें मिनिमम एज क्या बोला गया है? के लिए 10 साल होना चाहिए, 10 साल कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा कहा गया है ना। जी जी तो सर। उस दूसरा कंडीशन क्या है आशु जी, इसमें दूसरा कंडीशन क्या है? वो सिग्नेचर करता हो। हाँ, स्थायी तौर से सिग्नेचर करता हूँ, मतलब उसके 2-4 सिग्नेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, स्टेबल जी सिग्नेचर करता हूँ, ये 2 कंडीशन है। बहुत बढ़िया। चलिए, जी अगला सर। सवाल पे मैं चर्चा करूंगा, आप माइक बंद कर सकते हैं। अगला सवाल पे चर्चा करेंगे कि अगर कोई लिमिटेड कंपनीज है और वो पब्लिक लिमिटेड है, तो उसमें मिनिमम जो मेंबर होंगे वो कितने होंगे, ये पूछा गया है पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए। और इस सवाल का जवाब हमारे एक साथी देंगे, बंटीलाल जी। बंटीलाल जी, वाह, आप तो चांद चांद सर हो 7 होंगे सर। और पीछे चांदनी और आपके सर के ऊपर चांद, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। बताएं। सर 7 होंगे, 7। 7 और होंगे। मैक्सिमम अनलिमिटेड है। हाँ, मैक्सिमम हाँ अनलिमिटेड है। बहुत बढ़िया। मतलब सोचिए, ये रिकॉल करने का तरीका है, आपने पिछले समय पढ़ा होगा जो अभी सवाल आ रहा है, और ये बहुमूल्य सवाल हैं जो आपको रिकॉल करने के लिए रास्ता दे रहे हैं। अगला जो मैं सवाल पूछना चाहूँगा एक साथी से जो है पूछूंगा, और सवाल ये है कि जब भी हम किसी ग्राहक के लेन देन में हम उसको ऐड करते हैं या नया ग्राहक खाता खोलते हैं, तो नए खाते खोलते समय हमको केवाईसी गाइडलाइन का जो है पालन करना होता है। और केवाईसी गाइडलाइन के समय एक ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग करनी होती है जिसको मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कहते हैं केवाईसी पिलर के तहत। तो उसमें अगर कोई ट्रांजैक्शन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लगता है तो उसकी रिपोर्टिंग जो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को कितने दिनों में की जाती है। तो ये सवाल का जवाब हमारे शिवाजी महाराज देंगे मुंबई से। शिवाजी महाराज, मेरी आवाज़ पहुंच रही है, आप बोल सकते हैं। वैसे शिवाजी की श्रवण शक्ति बहुत तगड़ी है, लेकिन अब उन तक आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं? शिवाजी, माइक ऑन ऑन है आपका, आप बोल पाएंगे? शिवाजी तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है, तो मैं दूसरे साथी को आह्वान करूंगा, आदित्य कुमार विश्वकर्मा जी। वाह, आदित्य कुमार जी एकदम बिल्कुल सेविंग एविंग बना के तैयार, कल एग्जामिनेशन की तैयारी। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बताइए। सीट जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होता है वो उसकी रिपोर्टिंग कितने दिनों में की जाती है? 7 दिन में सर। जब सस्पिशियस कंफर्म हो गया तब उसके कंफर्मेशन ऑफ सस्पिशियस के 7 दिन के अंदर भेजी जाती है। बहुत बढ़िया। अब एक साथी से और एक सवाल पूछूंगा मैं। एक रिपोर्टिंग की जाती है काउंटरफिट करेंसी नोट्स की रिपोर्टिंग की जाती है। काउंटरफिट करेंसी नोट्स की जो रिपोर्टिंग की जाती है वो 2 जगह की जाती है, एक आरबीआई को की जाती है और एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को भी की जाती है, ताकि आर्थिक व्यवस्था को जो दुरुपयोग पहुंचा रहे हैं उनको पकड़ा जा सके। तो काउंटरफिट करेंसी नोट की जो रिपोर्टिंग की जाती है वो कितने दिनों में की जाती है, और इसका जवाब हमारे एक साथी जो है उत्सुकता के साथ देंगे, और वो साथी हैं
विपिन कुमार जी। विपिन कुमार जी, जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते जी। अगर नकली नोट का डिटेक्शन हुआ तो उसकी रिपोर्टिंग का टाइम बता दीजिए, रिपोर्टिंग कब सर की? आरबीआई को विद इन 7 डेज और एफआईयू को 15 डेज में सर। बहुत बढ़िया। आरबीआई को 7 दिनों में की जाती है और एफआईयू को 15 दिन में। ज़्यादातर आरबीआई का अभी तक कम पूछा गया है, ज़्यादातर एफआईयू को पूछा जाता है ना, क्योंकि वो कहीं भी नकली नोट चला रहे होंगे तो एक बहुत बड़ा क्राइम कर रहे होंगे, इसीलिए सर आरबीआई को विद इन 7 डे है कि मंथ एंड के 7 डे? आरबीआई को मंथ एंड का है, ये दोनों मंथ एंड का जी है, जी, ये दोनों वही मंथ विद इन नहीं है, मंथ एंड के 7 डेज के अंदर है, ये मंथ एंड के 15। मंथ एंड के 7 डेज है ये भी। और जो हाँ, दोनों ही मंथ एंड के थे। हाँ, दोनों ही मंथ एंड के हैं। बस एसटीआर जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है वो किसी भी समय हो सकता है कंफर्म होने के बाद, लेकिन ये बाकी जो है मंथ एंड वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला एक इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आप साथियों से साझा करना चाहूँगा, वो है CKYCR का फुल फॉर्म क्या है। और ये सवाल का जवाब जो है बड़े सरलता से एक साथी से हम लेंगे, और वो लेंगे हम भावना मिश्रा जी। CKYCR का फुल फॉर्म क्या है? हम बताएं सर? नहीं नहीं पवन जी, आप तो सभी बता दोगे, आपकी स्पीड ज़्यादा है ना। पवन नाम देखे है ना। सर सेंट्रल नो योर कस्टमर रजिस्ट्री। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा गड़बड़ है। हाँ, अभी दूसरा कोई साथी बता पाएंगे? चंदन जी बताइए, चंदन जी। CKYCR का सेंट्रल नो योर कस्टमर रजिस्टर। हम हाँ, बताएं सर? नहीं नहीं नहीं, वो चंदन जी बता रहे हैं ना। सर मैं बताऊं, बबलू यादव। हाँ बबलू बता। सेंट्रल केवाईसी नो योर कस्टमर रजिस्टर होगा सर। नहीं, रिकॉर्ड रजिस्ट्री। रिकॉर्ड रजिस्ट्री है, सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री है ना। अच्छा CKYC सर, तो आप सब जानते इसमें हैं। CKYCR है सर, सिंगल आर है, तो रिकॉर्ड रजिस्ट्री कैसे हो सकता है? RR होना चाहिए ना सर, सही वो पढ़िए क्या है। अभी क्या है, अभी प्रमोशन एग्जाम में CKYCR का जब क्वेश्चन आ रहा है ना, तो वहां पर रिकॉर्ड रजिस्ट्री करके ऑप्शन दे रहा है। रिकॉर्ड रजिस्ट्री ही सही है, सर्कुलर में आप देख लीजिएगा, क्योंकि अच्छा CKYC का रिकॉर्ड है, रजिस्ट्री वहां पर भंडारण क्षमता है, रिकॉर्ड को भंडारित करता है। रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री का मतलब भंडारण है ना। ये एक सेंट्रल अच्छा सर, रजिस्ट्री तो है। इसमें सर यदि R का केवल पूछ देगा कि हाँ, CKYCR में R का क्या लिखना है, तो उसमें देखो, उसमें ना ऑप्शन में अगर रिकॉर्ड भी होगा और रजिस्ट्री भी होगा तो ऐसा बहुत कम चांसेस है, लेकिन अगर रिकॉर्ड होगा और रजिस्ट्री होगा तो वहां पर रजिस्ट्री ही सही होगा। ठीक है, दोनों चीज होगा तो जी रजिस्ट्री सही होगा। लेकिन अगर CKYCR का फुल फॉर्म पूछेगा, जैसे कि अभी पूछा जा रहा है आर का, तो सेंट्रल नो यूर कस्टमर रिकॉर्ड रजिस्ट्री इसका सही उत्तर है। विवेक अपना इस्तेमाल एग्जामिनेशन में करिएगा। अगर वो सिर्फ आर का पूछेगा और रिकॉर्ड भी होगा रजिस्ट्री भी होगा तो वहाँ उत्तर सही होगा रजिस्ट्री। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं, एक साथी से सवाल पूछते हैं, CKYCR कितने डिजिट का होता है, और इसका उत्तर हमारे एक साथी देंगे जिनका नाम है जूही जी। जूही जी बताइए, सेंट्रल KYC रजिस्ट्री कितने 14 डिजिट का डिजिट। होता है? बहुत बढ़िया, 14 डिजिट का 14। होता है। ये बहुत बढ़िया जूही जी, आप काफी दिनों के बाद जुड़े हैं आज। ओके, बहुत बढ़िया। अगला सवाल मैं एक साथी से पूछूंगा, बड़ी उत्सुकता से जवाब देंगे हमारे साथी, और वो है आपका एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में अगर कोई बिलो पॉवर्टी लाइन अगर कोई कस्टमर है या सिटीजन है तो उसके लिए एप्लीकेशन फीस कितना है, और इस सवाल का जवाब हमारे एक साथी से लेंगे हम जिनका नाम है रविंद्र चौकोटिया जी। रविंद्र जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो जरा उत्सुकता से बता दीजिए कि सर नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी, RTA सर इंफॉर्मेशन नील है। लेने के लिए कितना फीस है? सर नील है नील। बहुत बढ़िया। तो RTA इंफॉर्मेशन में अगर बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उसके लिए कोई भी फीस नहीं है, नॉर्मली 10 रुपये की फीस होती है। और RTA में जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उनमें जो सेंट्रल जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं उनको 30 डेज में जवाब देना होता है, और
जो अगर लाइव एंड लिबर्टी से सम्मिलित अगर जानकारी है तो 48 आवर्स में देना होता है, और उसकी अपील 30 डेज में की जाती है। CIC को अपील 90 डेज में की जा सकती है। ये पूरा RTI कवर हो गया इसमें। चलिए अगला सवाल मैं एक साथी से पूछूंगा, और साथी जो है बड़ी उत्सुकता के साथ जवाब देंगे। वो है RTI में एक प्रोविजन किया गया है। RTI में एक पेनल्टी का प्रोविजन किया गया है, और अगर आप जवाब टाइम से नहीं देते हैं तो जो CIC होता है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो एक पेनल्टी का प्रोविजन रखा है अगर डिले हुआ तो, और मैक्सिमम पेनल्टी कितना होगा। तो इस सवाल का जवाब अभी देंगे। हाँ, किसी की आवाज़ आ रही थी, मैं सुन नहीं पाया। बताइए सर। तो एक बताएं सर, भी आपका आवाज कट गया था थोड़ा सा, उसको बताएंगे कि 30 दिन में दे देना है। RTI का जो जवाब आएगा तो 30 दिन में उसको जवाब देना है। और उसके बाद और सर कुछ बोले हैं वो नहीं समझ में। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अगर कोई एप्लीकेशन आपको मिलता है तो कोई भी उसका जवाब नहीं दे सकता। उसके लिए एक सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, वही ही जवाब देगा। तो अगर मान लीजिए आपकी शाखा में कोई RTI एप्लीकेशन मिला तो आप जवाब नहीं दे सकते। कई साथी गलती कर देते हैं, जवाब दे देते हैं, बाद में दिक्कत होती है। जवाब देने का अधिकार CPIO को है, जो एक संस्था का एड होता है, आपका एरिया का एड हो सकता है, वहाँ पर नियुक्त किया जाता है उस, और वो 30 डेज में जवाब देना है RTI एप्लीकेशन कोई भी आया तो। लेकिन अगर कोई जीवन मरण से सम्मिलित कोई जानकारी है, या लाइव एंड लिबर्टी से आज़ादी है, उनके स्वाभिमान आज़ादी से संबंधित है, तो वो 48 आवर्स में है। दूसरा, अगर उसमें जवाब नहीं मिलता है तो अपील कर सकते हैं, वो 30 डेज में अपील कर सकते हैं। जवाब से संतुष्ट नहीं है तो प्रथम फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को, और जो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी होते हैं CIC, उनको 90 डेज में कर सकते हैं। और अभी एक सवाल मैं अभी जो पूछ रहा था, अभी निशान जी आप ही जवाब दीजिए कि इसमें पेनल्टी कितना है अगर टाइम से जवाब नहीं दिए तो। पर डे की पेनल्टी कितना है, मैक्सिमम पेनल्टी कितना है? मालूम है तो मालूम है बोल दीजिए, नहीं तो पास कर दीजिए, दूसरे साथी को दे देंगे। नहीं सर, नहीं पता मालूम। है सर, याद है। कोमल जी आप बताइए जरा। कोमल जी हैं लाइन पर? सर 18 रुपए पर डे है और मैक्सिमम 25,000 रुपए। मैक्सिमम 25,000। ये 25,000 वाला मैक्सिमम अभी सवाल आया था, इसलिए मैंने जिक्र किया कि RTI में मैक्सिमम 25,000 का पेनल्टी दे सकते हैं डिलेड हुआ तो जवाब देने में, और 250 रुपये पर डे। तो किसी बैंक में ये 250 रुपये पर डे आया था, लेकिन अभी पिछले लेटेस्ट 6 महीने के अंदर एक सवाल आया था जिसमें 25,000 की बात कही गई है। अगर कोई जानकारी ऐसी मांगी गई जिसमें लाइफ लिबर्टी, अब एक व्यक्ति के लाइफ और लिबर्टी से संबंधित है, तो 48 आवर्स में होगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। बाकी हायर स्केल में एक बार ये पूछा गया कि जो फोटोकॉपी वगैरह मांगते हैं उसके रेट्स पूछे गए। मान लीजिए कोई फ्लॉपी डिस्क में मांगते हैं तो उसमें 50 रुपये पर डिस्क जो है, कैसेट जो है, उनको चार्ज लिया जाता है, ये पूछा गया था। अदरवाइज जो इंस्पेक्शन रिकॉर्ड के लिए 1 घंटे का 5 रुपये की फीस है। तो मैं उतना डिटेल में नहीं, जो मैं इम्पोर्टेंट है आपको बता दिया। अगले सवाल पर चलते हैं। सर एक क्वेश्चन है, CPIO या CIC को जो अपील करते हैं उसके लिए क्या कोई फीस है सर? नहीं, कोई फीस नहीं है उसके लिए, लेकिन फिर भी फीस आती है आपके पास, इसलिए आप बोल रहे हैं। लेकिन अपील करने के लिए कोई फीस नहीं है, केवल एप्लीकेशन के लिए फीस है, ठीक है। और आप लोग देखे होंगे, जैसे हमारे पास भी अभी अपील आती है तो सब में पैसा लगा रहता है, तो हम क्या करते हैं, उसका जवाब देते हैं और पैसे को वापस कर देते हैं उसको, अदरवाइज उसमें फीस नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल मैं आपके साथियों के से पूछना चाहता हूं, और कोई भी एक साथी से पूछूंगा, वो उसका जवाब उत्सुकता के साथ देंगे। सवाल ये है कि बैंकिंग में हम लोग काम करते हैं, तो बैंकिंग क्या है, इसको एक डिफाइन किया गया है, किसी रेगुलेशन या किसी एक्ट में किया गया है, और उसके कौन से सेक्शन में किया गया है। तो बैंकिंग को किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, कौन से एक्ट में, और इसका जवाब जो है एक साथी से मैं पूछूंगा, वो भी साथी देंगे। बाकी लोग माइक्रोफोन ऑफ कर लेंगे। तो मैं पूछूंगा एक साथी से, वो जवाब देंगे। उनका नाम है अंकित सिंह जी। अंकित सिंह जी बताइए, बैंकिंग को किस में डिफाइन किया गया है? बैंकिंग की परिभाषा को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, अंकित जी? सर 5B BR एक्ट में किया गया है। हाँ, अंडर सेक्शन 5B या BR एक्ट में
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 ऐसा करके बोलना शुरू करिए, तब तक याद हो जाएगा। अंडर सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये कुछ कुछ एक्ट ऐसे हैं जो बैंकिंग में हमको बिल्कुल आना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ ये एक्ट की एक बुक बना के घर में रखे रहिए, जब जरूरत पड़ेगी उनको निकाल के एक एक कणिका पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पढ़ते ही हैं। अगला सवाल पे मैं चलता हूँ, एक साथी से पूछूंगा सवाल। जो एक महत्वपूर्ण बात जो की जाती है वो जिक्र किया जाता है कि जो बैंक के डायरेक्टर्स हैं उनको बैंक जो है उनको रिस्ट्रिक्शन देता है उनको लोन देने में। ये कौन से सेक्शन में, कौन से एक्ट में व्याख्या की गई है? एक साथी से सवाल पूछूंगा, वो साथी जवाब देंगे और साथी का नाम होगा। मैं अभी उनसे पूछना चाहूंगा, किसी का माइक ऑन हो गया है तो पवन जी, हाँ बंद कर दिया। चलिए, तो मैं एक साथी से पूछना चाहूंगा कि बंटीलाल जी आप बताइए जरा कि तो सेक्शन 20 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सेक्शन 20, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सेक्शन है जिन पर आपको एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला जो सवाल है एक साथी से पूछना चाहूँगा, बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल है। एक होता है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन की व्याख्या कौन से सेक्शन के कौन से एक्ट में की गई है, और इसका जवाब दे देंगे हमारे जो एक साथी, होनहार साथी से पूछ लेता हूँ और वो जवाब देंगे यहाँ पर निखिल जी। निखिल जी जवाब दीजिए जरा कि नॉमिनेशन का जो परिभाषा है, नॉमिनेशन का जो प्रोविज़न है कौन से एक्ट में किया गया है, कौन से सेक्शन में? 45 जेड ए से 45 जेड एफ तक 90 बहुत बढ़िया। नॉमिनेशन की व्याख्या जो है 45 ZA से लेके 45 ZF आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में की गई है। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण जो है सेक्शन आपका होता है। अगला सवाल मैं एक साथी से पूछना चाहूँगा कि अगर कोई फॉरेन बैंक है, उसकी 20 से ज़्यादा शाखाएं हैं, भारत में परिचालित हैं, तो उनको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का 2024 का जो टारगेट है, मार्च 24 का टारगेट कितना होगा? और इस सवाल का जवाब जो है हम एक साथी से पूछेंगे और साथी का नाम होगा विपिन कुमार जी। विपिन कुमार जी बताएं जरा। सर 10%। 10% होगा। देखिए मैंने क्या कहा कि फॉरेन की बैंक जिसकी 20 से ज़्यादा शाखाएं हैं इंडिया में, मतलब वो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक जैसा है, हमारे जैसा ही है, वो हमारे पीयर टू पीयर काम कर रहा है। तो इसके लिए टारगेट जो है, जो 10% का टारगेट कॉमर्शियल बैंक को है, वही टारगेट जो है वो फॉरेन बैंक के लिए भी है। वो है 10% ऑफ ANBC और CEOB विच एवर इज हायर। तो अगर मैं बोलता कि फॉरेन बैंक है उसकी 20 से कम शाखाएं हैं, तो उनके लिए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर का क्या टारगेट है? ये कोई टारगेट नहीं। जी क्या टारगेट है? नो टारगेट, नो टारगेट। जो फॉरेन बैंक 20 से कम शाखाओं के साथ भारत में काम कर रही है, उनके लिए भी प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट कितना है, ये सवाल पूछना चाहूंगा और इसका जवाब देंगे दीक्षा जी। दीक्षा जी आए हैं क्या यहाँ पर दीक्षा लेने? कहीं थे, अभी दिख रहे थे। हाँ दीक्षा। 40% है। मैं क्या कह रहा हूँ? 40% ऑफ ANBC। हाँ, फॉरेन बैंक भारत में आई है, उसकी 20 से कम शाखाएं हैं, तो उसमें प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट कितना होगा? 40% होगा। बहुत बढ़िया। और ये फॉरेन बैंक के लिए जो है एक बड़ा टारगेट होता है, जो 20 से कम शाखाएं होती हैं एक्सपोर्ट क्रेडिट का, उनको अपने 40% प्रायोरिटी सेक्टर का 32% एक्सपोर्ट क्रेडिट में करना होता है। बाकी एज सच के लिए उनको टारगेट नहीं दिया जाता है कि एग्रीकल्चर करो, MSME करो, और आपके जो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए। तो दीक्षा जी ने बहुत अच्छा बता दिया। अब अगला सवाल मैं किसी साथी से पूछूंगा, वही साथी जवाब देंगे कि हेलो जो हेलो हाँ बोलिए जी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जी, कैसे हैं? ठीक और है सर। परिवार से? ये पूछना था सर, जो हाँ। OTS करते हैं हम्म तो उसकी मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपए होती है, ठीक है। तो उसका जैसे किसी कस्टमर का हम OTS किए तो उसका हम मतलब उसको कितना समय के लिए टाइम दिया जाता है, कि मतलब उसका टाइम लिमिट कितना होता है OTS का? 6 महीना। कि इतने दिन में उसको OTS वो अपना मतलब भुगतान कर दे वो। 6 महीने का, वो तो आपका OTS के पॉलिसी में 6 महीना दिया हुआ है।
6 सर महीने का हमारे सर। इस पॉलिसी लेकिन में साथ 12 मंथ्स है। साथ ही 1 ईयर है सर ना? साथ ही साथ उसमें एक बात और कही गई है कि 1 ईयर 12% छह रेट ऑफ इंटरेस्ट। 6 महीने months तक, है सर। मेरी बात सुन लीजिए, 6 मंथ का जो जी टाइम होता है वो विदाउट इंटरेस्ट का होता है, और 6 मंथ से आगे बढ़ाएगा तो उसमें इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट कितना होगा सर आकांक्षा जी? हमारे यहाँ 3 मंथ्स विदाउट इंटरेस्ट है, और अगर इंटरेस्ट बढ़ा 12 मंथ्स है तो एट द रेट ऑफ 12% सिंपल इंटरेस्ट चार्ज। ठीक। तो बीयूपी में भी 15% इंटरेस्ट लगेगा ना सर 6 मंथ के ऊपर? हाँ, आपका कौन सा बैंक है? बीयूपी भी कल एग्जाम है सर। कल ही नहीं एग्जाम सर है, 12। 12% ही होगा 3 ना, महीने बाद 12%, लगेगा सर। है ना? सर 12% ही है हमारे यहाँ। 12% ही होगा ना? 12% और 6 जो मंथ का है आप, मेन और सर। वो भी जो ऑफर अमाउंट है उस पर लगेगा। 6 महीने तक कुछ नहीं है, 6 महीने से 12 महीने मैंने 12% है। हाँ, 3 महीने है। तो ओटीएस से एक सवाल पूछा जा सकता है जो अभी पूछ रहा है पिछले समय में, उसमें सेक्रीफाइस, मैक्सिमम सेक्रीफाइस कितना है और उसका पावर किसको है, तो वो जाके देख लीजिएगा आपके ओटीएस स्कीम में एक बार। चेयरमैन सर को है, चेयरमैन सर को हाँ, कितना 12 रुपए? लाख रुपए। कितना? 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए, है ना? और परसेंटेज वाइज भी होगा तो परसेंटेज वाइज भी आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना? मैम चेयरमैन 12 सर लाख को नहीं है, चेयरमैन सर को 25 25 लाख है। लाख है। 25 लाख है चेयरमैन सर को। नॉर्मली ठीक है है, सर, तो तो 25 लाख हो जाएगा ना मेरे सर। पास अभी रेडिली अवेलेबल नहीं है आपका। 25 लाख है सर, 25 लाख। हो सकता है मैंने कोई पुराना सर्कुलर फिर देखा हो। अभी तो ओटीएस स्कीम है ही देखिए, नहीं अपने यहाँ। ना देखो, ये देखो, ऐसे डिस्कस ना करिए, मतलब मैं अभी जिस उद्देश्य के लिए मैं आया हूँ उसको पूरा होने दीजिए। जैसे जैसे मैं अभी जिस उद्देश्य के लिए आया हूँ, जिस उद्देश्य के लिए आया हूँ उसको पूरा होने दीजिए। आप यकीन मानिए, आप जैसे ये कह रहे हैं कि 12%, 13%, वो उतना इतना डीपली नहीं आएगा, है ना? ठीक है दीपक जी, और 12% ही है। और जब भी ओटीएस किया जाता है, एक ओटीएस का मतलब वन टाइम सेटलमेंट। भाई अभी तुरंत दान महाकल्याण, एक हाथ दो, इतना हम नुकसान कर रहे हैं, तुरंत दो तुरंत खत्म करो। तो उसके लिए जो टाइम पीरियड है, ज़्यादातर बैंकों में 6 महीने का होता है विदाउट इंटरेस्ट, लेकिन जैसे कि आपके साथी कह रहे हैं 3 महीने तक विदाउट इंटरेस्ट, तो एक बार आप उसको कंफर्म कर लीजिएगा। मेरे पास सर्कुलर यहाँ दिख नहीं रहा है आपका, ठीक है? और अगर ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट का अभी कोई पॉलिसी एक्टिवेट होगा तभी सवाल पूछेगा, अदरवाइज सवाल नहीं पूछेगा। तो मैं ये पूछ रहा था, एक साथी से सवाल पूछ रहा था कि वीकर सेक्शन आरआरबीज का टारगेट कितना है, और ये जो है वीकर सेक्शन आरआरबी का टारगेट कितना है, इसका जवाब देंगे चंद्रभान जी। जरा जवाब दीजिए, आरआरबीज के लिए वीकर सेक्शन का टारगेट कितना है? चंद्रभान जी। 15% सर। 15% है एएनबीसी का। ओके, एक साथी से और पूछ रहा हूं मैं, अनिल जी आप बताइए जरा कि जो आपका माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए प्रियॉरिटी सेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से कितना लक्ष्य दिया गया है माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए, कॉमर्शियल बैंक के लिए? 7.5%। 7.5%। 7.5%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? चलिए, अब मैं एक साथी से और सवाल पूछूंगा, माइक बंद कर लीजिएगा आप अपना अपना, और फिर उसके बाद आप ध्यानपूर्वक इसको सुनिए। थोड़ी देर और रहूंगा मैं आपके साथ, फिर आपको सफलता के लिए आप एक अच्छी सी नींद लेने के लिए मैं आपको आमंत्रित करूंगा। लेकिन मैं आपसे सवाल जो है फटाफट जितने मैं थोड़ा डिस्कस करने के लिए लाया हूँ कर लेता हूँ, क्योंकि वो सवाल कल आने वाले हैं। तो वीकर सेक्शन का जैसे हमारे साथी ने कहा 15% आरआरबी का होता है, 12% जो है कॉमर्शियल बैंक का होता है, और माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए कॉमर्शियल बैंक का 7.5% होता है और आरआरबी का भी 7.5% होता है। सर जो टॉप 100 क्वेश्चन आना था वो नहीं आया। टॉप 100 क्वेश्चन का जो मैंने वीडियो डाला है वही टॉप 100 क्वेश्चन है, उसको एक बार वीडियो देख आ गई, लीजिएगा। वीडियो आ डाला गई। है मैंने टॉप 100 क्वेश्चन का। ये कह रहे हैं तो सर। हाँ, सर विपिन कुमार बोल रहा हूँ। बोलिए विपिन जी। ओटीएस के लिए जो क्वेश्चन आया था, हाँ, ओटीएस के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया था सर अभी, उसकी मैं पीडीएफ डाल दिया हूँ सर ग्रुप में। डाल दिए हैं? स्क्रीनशॉट। बढ़िया किए हैं। तो अभी कुछ जी कुछ जी, चैट बॉक्स में डाल दिए। हाँ, तो उसको जो है आप एक बार जो क्लेरिफिकेशन है आप देख लीजिएगा, ठीक है? मैं अभी देखूंगा तो समय लगेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि एक जो है आपका एक सवाल में कहाँ चला गया, एक सेकंड है ना। हाँ,
एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए जो टारगेट है वो तो 10% आपने कह दिया। वीकर सेक्शन का जो टारगेट है, कॉमर्शियल बैंक के लिए वीकर सेक्शन का टारगेट अभी 31 मार्च 2023 में कितना था? 31 मार्च 2023 में कितना था? एक साथी जरा उनसे पूछ लेता हूँ मैं। साथी जो हैं अभिषेक जी, आप बताइए। अभिषेक कुमार जी, 31 मार्च 2023 को कॉमर्शियल बैंक का वीकर सेक्शन का टारगेट कितना था? 10% सर। 11.5%। 11.5% है ना? तो ये थोड़ा लॉजिकल सवाल है। हालांकि सवाल अभी ये नहीं पूछेगा, लेकिन आपको याद हो इसके लिए मैंने बोला। अगर वीकर सेक्शन का टारगेट कॉमर्शियल बैंक के लिए 12 है और अपना आरआरबीज के लिए 15 है, वो भी स्टेजेस में बढ़ाया गया था इसीलिए। अगला सवाल एक साथी से पूछूंगा और सवाल रहेगा ये कि रिपेयर एंड हाउस बिल्डिंग के लिए अगर अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरिया में है तो मैक्सिमम लोन कितना होगा तो प्रियॉरिटी सेक्टर का हिस्सा कहलाएगा? अगर कोई घर को रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराता है और वो घर अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरिया में आता है तो मैक्सिमम रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जो लोन होगा वो प्रियॉरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। और इस सवाल का जवाब हमारे नितिन कुमार जी देंगे। नितिन जी आज देख नहीं रहे क्या? नितिन जी आए हैं? नितिन पटेल आंसर दो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए। है सर। हैं तो नितिन जी बताइए जरा। हो गया लगा तुम्हारी। कोई बात नहीं। रविंद्र जी बताइए आप जरा। अगर कोई घर है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस करने के लिए हाँ जी, कितना रुपए होगा? हाँ नितिन जी, 10 है कितना? 10 नहीं, 10 सर। नहीं। मेट्रो में 10 है और रूरल सेमी अर्बन में 6 है। 6 लाख 10 लाख। 6 लाख 10 लाख। तो मैंने यहाँ पर इसीलिए थोड़ा ट्विस्ट किया उसको कि अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल में 6 लाख है, मेट्रो में 10 लाख है। मेट्रो में मैक्सिमम 10 लाख तक लोन होगा तो वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए तो प्रियॉरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। अगर इससे ऊपर हुआ तो प्रियॉरिटी सेक्टर नहीं, नॉन प्रियॉरिटी सेक्टर हो जाएगा। अब अगर हम हाउसिंग लोन की बात करेंगे तो हाउसिंग लोन मेट्रो एरिया में मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट कितना होगा? एक साथी से पूछूंगा, वो साथी जवाब देंगे। और साथी का नाम है आपका महादेव जी। महादेव जी बताओ तो। महादेव लिखा है लेकिन कुछ और नाम इनका। बोल रहे थे कि ये मेरे बेटे का नाम है ना? हाँ जी महादेव जी, आप बताइए जरा। 45 लाख। 45 लाख प्रोजेक्ट कास्ट मतलब पूरा घर का जो लागत है वो 45 होना चाहिए। और लोन कितना मैक्सिमम होना चाहिए? 35 लाख। 35 ताकि वो हाउसिंग फाइनेंस जो है प्रियॉरिटी सेक्टर का हिस्सा होगा। चलिए अगला सवाल एक साथी से हम पूछ लेते हैं और वो सवाल है आपका हाउसिंग लोन हो गया है। अभी एक सवाल जो पूछेंगे हम वो है कि अदर प्रियॉरिटी सेक्टर में अगर मान लीजिए इनकम क्राइटेरिया को देखा जाता है तो हाउस होल्ड इनकम जो अदर प्रियॉरिटी सेक्टर में एक कहा गया है वो उसकी इनकम क्राइटेरिया क्या है? अगर हम अदर प्रियॉरिटी सेक्टर में 1 लाख रुपए तक का इंडिविजुअल लोन देते हैं तो उसमें रूरल एरिया का एक क्राइटेरिया होता है और एक अदर देन रूरल एरिया का क्राइटेरिया आता है। तो उसमें इनकम क्राइटेरिया क्या है? अगर अदर एरिया के लिए कहें तो हाउस होल्ड इनकम कितना होगा, मतलब उस पूरे घर का इनकम कितना होगा? तो कोई साथी बताएंगे? कोमल जी बताइए जरा। सर 1,60,000 है। 1 लाख रूरल के लिए और अदर देन 1,60,000। हाँ ठीक बात है ना? तो पवन जी तो एकदम पवन की गति से, मतलब वो तो पता नहीं एग्जाम दिए और उधर से बाहर 10 मिनट में बाहर आ जाइएगा, है ना? चलिए नहीं है बहुत सर। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। एक साथी से सवाल पूछूंगा कि ओवरड्राफ्ट लिमिट जो है प्रधानमंत्री जनधन में एक ओवरड्राफ्ट लिमिट की व्यवस्था है। हसल फ्री ओवरड्राफ्ट की लिमिट कितनी है और ये कौन से एज ग्रुप को दिया जा सकता है? और इसका जवाब दे दीजिए। आज आकांक्षा जी जुड़े नहीं है क्या? चले गए। हाँ चलिए कोमल जी बताइए तो। सर 2000। 2000 हसल फ्री 2000, मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट जो है 10,000। और 10,000। हाँ, और एक आजकल ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी एसएचजी को भी देते हैं, वुमेन वेरीफाइड एसएचजी को, उसके समूह के सभी महिलाओं को दिया जाएगा। कितने का है वो? 5,000। 5,000।
ठीक है, 5,000। हाँ 5,000 देने। चलिए, अब एक सवाल मैं और एक साथी से पूछना चाहूँगा कि वीकर सेक्शन में विलेज एंड कटेज इंडस्ट्री के तहत आर्टिशन को जो लोन दिया जाता है उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए तो वीकर सेक्शन में कहलाता है? इसका जवाब 2 लाख। लेंगे ये वीकर सेक्शन के लिए विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन में कितना होगा? कोई साथी बताएंगे? एक साथी से सवाल पूछना चाह रहा हूँ, बबलू जी बताना। 2 लाख सर, 2 लाख। ओके, ठीक है, तो विलेज एंड कटेज इंडस्ट्री में पहले 1 लाख था जिसको बढ़ा दिया है 2 लाख बढ़ा दिया है ना। अब एक साथी से और एक सवाल करूंगा मैं कि जो बैलेंस शीट में है, बैलेंस शीट में एक बोरोविंग होता है, बोरोविंग को कौन से शेड्यूल में दिखाया जाता है? और इस सवाल का जवाब हम एक साथी से लेंगे और वो साथी का नाम होगा आपका पवन जी। आप माइक ऑन हो गए हैं आपका, है ना? पवन जी से कल हम पूरा चर्चा करेंगे, बिल्कुल। हाँ, ओके, तो पवन जी का माइक ऑन होता है तो पंखे की हवा भी आती है ना? तो एक साथी देंगे, प्रभाकर चौधरी जी बताइए जरा कि बोरोइंग होता है बैलेंस शीट के कौन से शेड्यूल में दिखाया जाता है बोरोइंग को? सर 4th शेड्यूल में। शेड्यूल 4 में दिखाया जाता है, बहुत बढ़िया। तो एक शेड्यूल में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिपॉजिट को शेड्यूल 3 में दिखाया जाता है और बोरोइंग को शेड्यूल 4 में दिखाया जाता है, कैपिटल को शेड्यूल 1 में दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस को शेड्यूल 2 में दिखाया जाता है, और जो एक एडवांसेस होता है, एडवांसेस को शेड्यूल किस में दिखाया जाता है? ये जरा एक साथी से पूछना चाहता हूँ, ये ज़्यादा पूछता है। तो एडवांसेस जो होते हैं उसको कौन से शेड्यूल में दिखाया जाता है जरा बताएंगे? 9 ज्योति विकास जी? 9 9 शेड्यूल में दिखाया जाता है, ठीक है, 9 शेड्यूल में दिखाया जाता है। अब एक सवाल में और एक साथी से पूछना चाहूँगा। हाँ बताइए सर। प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल एंड सरप्लस सेकंड में होता है, सेकंड शेड्यूल सेकंड में होता है ना, सेकंड में होता है। अब एक साथी से सवाल पूछना चाहूँगा, अगर कोई बैंक जो है उसका एक्सपोजर जो करता है वेंचर कैपिटल फंड में करता है, कहाँ करता है? वेंचर कैपिटल फंड में करता है, मतलब शेयर मार्केट वगैरह में करता है, तो उसमें रिस्क वेट कितना होता है? और इस सवाल का जवाब एक साथी से नाम पूछूंगा, वो साथी बता देंगे, और बाकी साथी जो जान रहे होंगे वो भी अपना रखेंगे। फौजी प्रदीप जी अगर हैं तो फौजी प्रदीप जी बताइए, वेंचर कैपिटल अगर कहीं पर है उसमें एक्सपोजर है तो उसमें रिस्क वेट कितना होता है? 125%। वेंचर कैपिटल में जो रिस्क वेट होता है वो 150% है सर। 150% होता है। कितना होता है? 150% होता है। चलिए, अब जो है अगर मान लीजिए कोई हाउसिंग लोन है, 30 लाख रुपए तक हाउसिंग लोन है, उसका लोन टू वैल्यू रेशियो कितना होगा? 30 लाख का अगर हाउसिंग लोन है तो उसमें लोन टू वैल्यू रेशियो कितना होगा? बंटीलाल जी बताइए। 30 लाख तक 90% सर। 90% होगा। 90% सर। ठीक बात है। और पवन मिश्रा जी आप बता दीजिए, 30 लाख तक के लोन है और उसका एलटीवी रेशियो वो 90% है तो उसमें रिस्क वेट कितना होगा हाउसिंग लोन? 20%। 35% है वो। कितना है? 35%। ये 35। शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे, मैं थोड़ा रिवीजन कर ये दे नहीं रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए क्योंकि मैं रिस्क वेट नहीं रिस्क पढ़ा वाला, है। जी सर, रिस्क वेट वाला मैं पढ़ा नहीं। हायर स्केल में ये पूछा जा सकता है, जैसे स्केल 2 to 3 में, 1 से 2 में पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ, अभी इसी में ही जान जाएंगे। एक बात तो आप सभी जानते हैं कि अगर हाउसिंग लोन 30 लाख तक है तो एलटीवी रेशियो होगा 90%, और 30 लाख से 75 लाख है तो एलटीवी रेशियो होगा 80%, और 75 लाख से ज़्यादा है तो एलटीवी रेशियो हो गया 75%, और उसका उल्टा जो होगा मार्जिन होगा। अब अगर रिस्क वेटेड वाला थोड़ा रिस्क बता वेट दीजिए। की बात है तो अगर 30 लाख तक का लोन है तो रिस्क वेट होगा 35%, अगर 30 लाख से ज़्यादा और अगर 75 लाख तक है तो रिस्क वेट होगा वो 35%, और 75 लाख से ऊपर का अगर हाउसिंग लोन है तो रिस्क वेट होगा 50%। कितना होगा? 50%। 75 लाख से ऊपर का लोन होगा सर 30 लाख से 75 लाख कितना है? 30 से 75 में भी 35 होगा, 35% रिस्क वेट है। ठीक।
है ना। रिस्क वेट 35% कम क्यों रखा गया है? ताकि ज्यादातर लोगों को हम घर दें। भारत में जितने भी लोग रहते हैं सबके सर के ऊपर घर हो, इसलिए रिस्क वेट कम रखा गया है, ताकि ज्यादा पूंजी की जरूरत ना हो, बैंकों के पास कैपिटल ज्यादा ना फंस जाए, इसीलिए। ओके, बहुत बढ़िया। तो आप 35% रिस्क वेट होगा अप टू 30 लैक्स में, 30 लाख से 75 में 35% रिस्क वेट, और 75 लाख से ऊपर में 50। चलिए, अब एक सवाल हम आपसे फिर पूछते हैं कि जो स्टैंडर्ड एसेट्स होते हैं, स्टैंडर्ड एसेट्स में अगर एग्रीकल्चर और एमएसएमई के सेक्टर में एडवांस दिए गए हैं, तो उसमें जो स्टैंडर्ड एसेट्स में प्रोविजन कितना होगा? और इस सवाल का जवाब हमारे देंगे शंकर भगत जी। शंकर भगत जी एकदम भगत है हमारे, तो शंकर भगत जी को है महादेव की कृपा हो जाएगी इनके ऊपर कल। हाँ सर 0.25% है सर। 125%, ये सवाल आ रहा है शंकर जी, है ना। ओके, तो ये स्टैंडर्ड में अगर एग्रीकल्चर और एमएसएमई में होगा, तो इसमें जो प्रोविजन होगा वो 0.25 होगा। नॉर्मली स्टैंडर्ड एसेट में जो प्रोविजन होता है 0.40 होता है, लेकिन यहाँ पर जो एग्रीकल्चर और एसएमई में जो होता है ये 0.25 होता है। चलिए, अगला सवाल एक होनहार साथी से मैं पूछूंगा कि जब भी कोई रिसीट इलेक्ट्रॉनिक मोड में बैंक को प्राप्त होता है गवर्नमेंट बिजनेस के तौर पर, तो उस गवर्नमेंट बिजनेस के ट्रांजैक्शन में बैंक को एक कमीशन मिलता है। वो कमीशन कितना मिलेगा अगर जमा रिसीट इलेक्ट्रॉनिक मोड पे आया है तब? और इस सवाल का जवाब देंगे हमारे एक साथी, और वो साथी का नाम है दयानिधि जी। दयानिधि जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही है तो नहीं पता सर। नहीं पता, कोई बात नहीं। 9 रुपीज, 9 रुपीज। ज्योति विकास जी, हाँ किसी ने कहा 9 रुपये, है ना। चलिए, तो यहाँ पर मैंने कहा 40 रुपये, इलेक्ट्रॉनिक, हाँ जी 40 रुपीज फिजिकल रिसीट और 9 रुपीज इलेक्ट्रॉनिक रिसीट। 40 रुपीज फिजिकल रिसिप्ट में मिलता है, 9 रुपीज जो है इलेक्ट्रॉनिक रिसिप्ट में मिलता है। और मैं एक जो इम्पोर्टेंट चीज है पूछता है, वो पेंशन पेमेंट पर ट्रांजैक्शन में कितना कमीशन मिलता है? इसका जवाब देंगे संदीप मिश्रा। संदीप मिश्रा जी, 75। संदीप मिश्रा जी आए हैं आप? हाँ सर। जी, कितना रुपए मिलता है? सर 75 रुपीज। 75 रुपीज। तो जब आप मैनेजर बन जाओगे तो सारे पेंशनर का खाता अपने यहाँ खोल लेना, ठीक है? जी सर। क्योंकि हमको ये कमीशन भी मिलता है, और दूसरा जो है हमको एक हर महीना जो है पेंशन क्रेडिट आएगा। अगला सवाल मैं जो है एक साथी से पूछना चाहूँगा कि अगर कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं रूरल एरिया में, तो कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन में उसको कितना कमीशन मिलता है? और इसका जवाब हम एक साथी से चाहेंगे, उस साथी का नाम है कोमल जी। आपको पता है रूरल जगह में, अगर रूरल एरिया में सर 75 रुपीज। हाँ, नॉर्मली कितना है एक बैग कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन में? कितना? 65। 65। नॉर्मली सर 65 रुपीज। 65, लेकिन कॉइन अगर रूरल एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 10 रुपये एक्स्ट्रा तो देते हैं। सर हाँ क्यों? क्योंकि 75 रुपीज है। कॉइन को ले जाने में जो वो खर्चा आएगा वो भी है ना, वहाँ पर कॉइन को रूरल जगह में ले जाने में जो खर्चा आएगा उसको देखते हुए। बहुत बढ़िया। अगला जो मैं एक साथी से सवाल पूछना चाहूँगा, वो सवाल है आपके मतलब स्क्रीन तो है नहीं यहाँ पर, एक है कि नॉमिनेशन जो है, नॉमिनेशन में एक कैंसिलेशन का एक फॉर्म नंबर होता है नॉमिनेशन के लिए, डिपॉजिट अकाउंट के लिए। वो फॉर्म कैंसिलेशन के लिए कौन सा नंबर है? का तो आंसर देंगे हमारे चंद्रभान जी। दे ही दी लग रहा है ना। तो चंद्रभान जी, क्या है आंसर इसका? DA2 है। DA2 है। तो DA2 जो है नॉमिनेशन कैंसिल करने के लिए फॉर्म भरा जाता है। चलिए, अगला मैं एक सवाल एक साथी से पूछूंगा कि जो आपका नॉमिनेशन की होती है, अगर वो सेफ कस्टडी है, और सेफ कस्टडी में अगर वो जॉइंट अकाउंट है सेफ कस्टडी में, तो कितने नॉमिनी हो सकते हैं? और इस सवाल का जवाब देंगे हमारे कोई साथी जो है, उनका नाम है, मैं उसका नाम देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जिनका नाम दिखेगा फौजी प्रदीप जी, जरा बताइए। सेफ कस्टडी है, तो एक सेफ कस्टडी में जॉइंट अकाउंट है, तो उसमें कितने नॉमिनी होंगे? सेफ कस्टडी में जॉइंट अकाउंट में
शायद कोई नॉमिनी नहीं होंगे सर। कोई नॉमिनी, नो नॉमिनी, ठीक है। और सेफ डिपॉजिट लॉकर हैं और जॉइंटली ऑपरेटेड हैं तो कितने नॉमिनी होंगे? उसमें मैक्सिमम 2 हो सकते हैं सर। ओके, मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आईबीए ऐसा एडवाइस करता है कि मैक्सिमम 2 होने चाहिए, है ना। लेकिन ज़्यादातर एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछता है तो एक से अधिक हो सकते हैं क्या, ऐसे बोलता है, ठीक है। चलिए अगला जो सर सवाल में, हेलो 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 सर, सेफ कस्टडी में नॉमिनेशन नहीं हो सकता है अगर ज्वाइंटली है तो, लेकिन सेफ लॉकर है तो उसमें 2 होंगे। सेफ लॉकर बार बार ऑपरेट करना पड़ता है ना, और सेफ सर कस्टडी थोड़ा सा कल एग्जाम में कैसे सर करना, जैसे इंग्लिश वाला जो नहीं समझ में आएगा तो उसको हिंदी सेक्शन में जाके पढ़ के फिर इंग्लिश वाले में आके कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा कंफ्यूजन होता पहले सिलेक्शन जो करेंगे ना, जी पहले जिस चीज को सिलेक्शन करे रहेंगे वो आपका लैंग्वेज के लिए सेलेक्ट होगा। जी। अगर जब आप एंटर करेंगे, आपका लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद एक प्रश्न पूछता है कि आप जो सब्जेक्ट सर चूज जिसका करेंगे। जिसका सर अनम्यूट है, प्लीज उसको म्यूट कर दीजिए सर, आवाज बहुत आ रही है। किसको अनम्यूट करना है? सर आवाज बहुत आ रही है बैकग्राउंड से। हाँ तो वो तो पवन है, तूफान आया है आज, कहीं कहीं उन्हीं की आवाज आता है इस सेशन में, और किसी की आवाज ही नहीं आती। और वो हम पवन तो म्यूट है सर। और पवन है तो हम लोग सांसें ले रहे हैं, उन्हीं की आवाज आती है बस। तो उनको आज आज थोड़ा अभेदान है, उनको प्रोविजन है, 100% प्रोविजन है ना। चलिए, तो अभी मैं एक जो है एक बात कह रहा था आप लोगों से कि सुकन्या समृद्धि जो डिपॉजिट अकाउंट है वो एक से अधिक या मैक्सिमम सर 2 जो बता रहे थे वो बच्चों के, बताइएगा फिर से अच्छा हाँ क्वेश्चन के बारे में। हाँ 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 ठीक। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो एक ऑप्शन पूछेगा, ऑप्शन में पूछेगा आप भाषा जो जिस पर एग्जामिनेशन होगा वो कौन सी भाषा में सेलेक्ट करेंगे। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो सारे क्वेश्चन जो है हिंदी में बाय डिफ़ॉल्ट आने लगेंगे, और अगर इंग्लिश उसमें सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में आएंगे। लेकिन जब आप वहाँ पर समझ में नहीं आए इंग्लिश में तो जाके लैंग्वेज चेंज करके आप उसमें आंसर लगा के सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट करने के बाद ऑटोमेटिक इंग्लिश में सवाल आ जाएगा, फिर समझ नहीं आए तो फिर हिंदी में कर लीजिएगा। तो ये 2 ऑप्शन है। तो क्या है, कई चीज़ों में हिंदी इतना क्लिष्ट होता है तो समझ में नहीं आता, इसलिए आप इंग्लिश को सेलेक्ट करिएगा, और समझ में नहीं सर आएगा। इंग्लिश सेलेक्ट करने पे अगर जो नहीं समझ में आता है हिंदी में गए, और गलती से अगर हिंदी में क्वेश्चन का आंसर दे दिए तो वो तो हिंदी वाला सेलेक्ट कर लेगा ना। नहीं, हिंदी में आप वो सिर्फ लैंग्वेज ट्रांसलेट करेगा वो वहाँ पर, ठीक। अगर देखो 2 चीज़ें हैं इसमें, एक तो आपका बैंकिंग है और एक लैंग्वेज है। वहाँ पर ऑप्शन में पूछेगा लैंग्वेज तो आप उसको हिंदी हिंदी कर लीजिए, क्योंकि आपने हिंदी सेलेक्ट करोगे, भाषा को जो करोगे, एक लैंग्वेज है ना हिंदी लैंग्वेज टेस्ट। अगर वो इंग्लिश कर दोगे तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस आपके गिने जाएंगे नंबर में। तो 1-2 साथी गलत करते हैं, शुरू में जाएंगे तो क्वेश्चंस का बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज भी इंग्लिश सेलेक्ट कर देते हैं और भाषा भी इंग्लिश सेलेक्ट कर देते हैं, तो उसके एग्जामिनेशन में इंग्लिश को मार्क्स में गिना जाएगा और हिंदी वाले को गिना नहीं जाएगा। तो शुरुआत सर में इसको एक बार थोड़ा और क्लियर करिए कैसे क्या करना होगा, जैसे कुछ कुछ इंग्लिश जब का नहीं समझ में आता है तो। जब भी लॉगिन करेंगे तो एक बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सवाल का पूछता है, आपका चुनिंदा लैंग्वेज। तो चुनिंदा लैंग्वेज में 2 कन्फ्यूजन होता है, हम सब्जेक्ट को चुन रहे हैं कि भाषा को चुन रहे हैं, प्रश्नों के भाषा को। सब्जेक्ट आपके पास ऑलरेडी है, 2 सब्जेक्ट, एक बैंकिंग का है और एक लैंग्वेज का है। तो लैंग्वेज में आप बैंकिंग रहेगा वहाँ पर, और नीचे लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश, तो उसमें से सेलेक्ट करेंगे हिंदी या तो इंग्लिश। ये तो हो गया लैंग्वेज का। फिर जो लैंग्वेज जो सारे सवाल का जो भाषा होगा उसको जो है बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश में रहता है वो। अगर उसको आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो सारे सवाल हिंदी में आने लगेंगे। अगर समझ में नहीं आए तो आप लैंग्वेज जाके चेंज करके इंग्लिश में कर सकते हैं। तो ज़्यादातर एक्सपीरियंस और फीडबैक ऐसा आया है कि सर इंग्लिश में सेलेक्ट करते हैं उसको, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं और समझ में नहीं आए तो हिंदी में चेक करते हैं। ये अलग अलग आपके माइंडसेट के ऊपर होगा। आपको अगर हिंदी में ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है तो हिंदी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हिंदी चेंज करके अगर कोई आंसर को सबमिट करोगे तो आंसर वही रहेगा, बदलेगा नहीं, ये कहने का तात्पर्य। अगर उसको इंग्लिश भी कर दोगे तो वो बदलेगा नहीं, जैसा कि IBPS एग्जाम में होता है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अगला एक मैं आपसे सवाल कर रहा था
कि सुकन्या समृद्धि योजना में वो जो लॉक इन पीरियड है वो लॉक इन पीरियड कितना होता है। कोई बालिका जो है 10 साल की उम्र तक खाता खोल सकते हैं, लेकिन वो उसकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी ये बता दीजिए। मैच्योरिटी वैल्यू 21 ईयर्स। मैच्योरिटी डेट कितना उसका लॉक इन पीरियड कितना होगा? वो होगा 21 ईयर्स फ्रॉम द कब से डेट ऑफ अकाउंट ओपन। डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, ठीक है। डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, ये सही है। डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, ओके। डेट ऑफ बर्थ होगा सर। नहीं, डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग है, यही तो है डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग। डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग है सर। डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, ठीक। चलिए एक सवाल और पूछते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना होगा? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 30 लाख। 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए इस फाइनेंशियल ईयर से चेंज हुआ है। अब एक चीज और मैं बता रहा हूँ आपको कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मैक्सिमम लोन जो है वो कितना मिल सकता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में? बताइए। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन कैन बी सैंक्शन अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में? पवन जी। सर ये नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में कोई लोन नहीं मिलता, लोन फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। जी सर। लोन फैसिलिटी नहीं है। ओके ओके। एक और सवाल हम एक साथी से पूछना चाहेंगे, निशान जी जवाब देंगे इसका कि पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट अकाउंट का जो मिनिमम अकाउंट ओपनिंग अमाउंट है वो कितना है? पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट ओपनिंग मिनिमम अमाउंट कितना है निशान जी? 500। ओके। मैक्सिमम जमा कितना कर सकते हैं? 1.5 लाख। 1.5 लाख। और कितने बार जमा कर सकते हैं साल भर में? तो ये नहीं पता। कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं। कोई लिमिट नहीं। पहले 12 था, उसको हटा दिया। चलिए बंटीलाल जी सर एक सर पॉजिटिव पे सिस्टम को थोड़ा सा सर बता दीजिए सर। पॉजिटिव पे मैकेनिज्म रिजर्व बैंक ने चालू किया है ताकि चेक के फ्रॉड को रोका जा सके। इसके लिए उन्होंने एक थ्रेशोल्ड लिमिट रखा है। 50,000 से ऊपर के जो भी चेक होंगे उनमें पॉजिटिव पे मैकेनिज्म लागू होगा। लेकिन ये 50,000 से ऊपर 5 लाख तक का ऑप्शनल रखा है। 5 लाख से ऊपर के अगर चेक होंगे तो मैंडेटरी किया है। पॉजिटिव पे मैकेनिज्म में ग्राहक को वो चेक किसी को जारी करने से पहले या जारी करने के बाद बैंक को बताना होता है कि मैं फला आदमी को ये चेक नंबर जारी किया हूँ, जब आपके पास प्रस्तुत हो आप पेमेंट कर दीजिएगा। इसके लिए उन्होंने एडवाइजरी दी है कि ग्राहक आगे पीछे का फोटो खींच के भी आप उसको मोबाइल ऐप में डाल सकता है, बैंक में इन्फॉर्म कर सकता है या ईमेल कर सकता है, मोबाइल बैंकिंग से अपडेट कर सकता है। ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो दो सर एक क्वेश्चन था। 50,000 सर नहीं है, 5 लाख मैंडेटरी है। बताइए सर एक क्वेश्चन था। यूवी लैंप पे जो 10 है तो चेंज हो गया, 10,000 हो गया क्या? यूवी लैंप वाला क्या सवाल है वो? सर जो यूवी लैंप चेक करते हैं बड़ौदा यूपी में यूबी लैम्प के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 दी है सर। 10,000 दे दिए हैं। जैसे होता है 25,000 या 50,000 शायद है, लेकिन मैं 10,000 हम लोग कर सकते हैं। 50,000 है वो। ऐसे पर्टिकुलर आपकी बड़ौदा यूपी बैंक का नहीं पूछेगा। अगर यूबी लैंप का पूछेगा तो जो मैं 50,000 वाला पढ़ाया हूँ वो वही टिक लगाइए, ठीक है। ओके। वो आप लोगों आपके यहाँ ना कोई और लॉस ना हो करके वो माइनॉरिटी और कर दिया होगा, है ना। चलिए अब एक सवाल फ्रॉड रिपोर्टिंग के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, फ्रॉड रिपोर्टिंग मैं बता रहा हूँ। जब भी कोई फ्रॉड होता है तो फ्रॉड की रिपोर्टिंग 1 लाख से 1 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट होता है। 1 लाख से ऊपर के फ्रॉड हैं और 1 करोड़ तक के फ्रॉड हैं तो बैंक के बोर्ड मीटिंग में उसको रिपोर्ट करनी होती है, आने वाली कमिंग बोर्ड मीटिंग में। और अगर 1 करोड़ से ऊपर की फ्रॉड है तो बैंक के स्पेशल मॉनिटरी कमेटी को रिपोर्ट करनी होती है। अगर 1 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ तक की रिपोर्ट है तो भारतीय रिजर्व बैंक के रीजनल ऑफिस को रिपोर्ट करनी होती है विदिन 3 वीक्स। और अगर 1 करोड़ से ऊपर के फ्रॉड हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल ऑफिस को रिपोर्ट करनी पड़ती है विदिन 1 वीक सब अलॉन्ग विद द रीजनल ऑफिस, ठीक है। हमको जब भी रिपोर्टिंग करती है 3 जगह को रिपोर्टिंग करनी होती है। एक होता है बैंक का इंटरनल बोर्ड मीटिंग को, बोर्ड को,
दूसरा भारतीय रिजर्व बैंक को, और तीसरा पुलिस, क्योंकि क्राइम हो रहा है। तो जब भी फ्रॉड होता है, अगर 1 लाख से ज़्यादा का फ्रॉड है और 1 करोड़ तक है, तो बैंक की बोर्ड को, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसको रिपोर्ट करेंगे आने उसके कमिंग बोर्ड मीटिंग में। और अगर 1 करोड़ से ऊपर की फ्रॉड है तो स्पेशल मॉनिटरी कमेटी आप तब बोर्ड को रिपोर्ट करेंगे। 1 लाख से ऊपर का है, 1 करोड़ तक का है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के रीजनल ऑफिस को रिपोर्ट करेंगे विद इन 3 वीक्स। और 1 करोड़ से ऊपर का है तो सेंट्रल ऑफिस रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करेंगे विद इन 1 वीक्स अलॉन्ग विद द रीजनल ऑफिस। अब आता है बात पुलिस को। 3 करोड़ तक के जो फ्रॉड हैं वो रिपोर्ट की जाती है लोकल पुलिस को। लोकल पुलिस मतलब एसपी है, स्टेट पुलिस को, है ना, लोकल पुलिस को। 3 करोड़ से जो ऊपर की जो फ्रॉड है तो उसको रिपोर्ट की जाती है सीबीआई को। अगर 3 करोड़ से ज़्यादा और 25 करोड़ तक का 3 करोड़ से ज़्यादा और 25 करोड़ तक के का फ्रॉड है और उसमें स्टाफ इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है, स्टाफ इन्वॉल्व है, तो वो रिपोर्ट की जाती है सीबीआई के एंटी करप्शन ब्यूरो सेल को। अगर 3 करोड़ से ज़्यादा और 25 करोड़ तक का फ्रॉड है, स्टाफ शामिल नहीं है उसमें, तो वो रिपोर्ट की जाती है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग्स ऑफ सीबीआई। सर इसको भी हमारे बैंक ने इसको सर्कुलर जो किया वो सब अमेंडेड करके किया, सब घटा घटा के किया। जैसे 50,000 का यूसी लैंप वाला 10,000 किया, ऐसे इसको भी सब घटा घटा के। इसको ना जो मैं बता रहा हूँ उसी को याद रखिए जी वो तो याद है अभी हम लोग तक। को, लेकिन ये हम नहीं अभी पढ़े अभी तक सर्कुलर। जितना भी एग्जामिनेशन में आया है, जो मैं कह रहा हूँ उसी के ऊपर आया है। तो जी 3 जी करोड़ से ऊपर 25 करोड़ तक का फ्रॉड है तो वो रिपोर्ट की जाएगी। अगर उसमें स्टाफ शामिल नहीं है तो ईओडब्ल्यू इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग ऑफ द सीबीआई। और अगर 25 करोड़ से 50 करोड़ तक का फ्रॉड है तो बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल ऑफ सीबीआई को रिपोर्ट की जाती है। बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल ऑफ सीबीआई को। और 50 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है तो जॉइंट डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को रिपोर्ट की जाएगी। ये रिपोर्टिंग है। साथ में इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज रहता है रिपोर्टिंग में, एक चीज पूछा जाता है कैश से जुड़ा हुआ। अगर कैश शॉर्टेज कितने रुपए का होगा तो उसको फ्रॉड ट्रीट किया जाएगा बंटीलाल जी। सर ये 5,000 रुपए से अगर ऊपर है और वो इन्फेक्शन में पाया गया है तो फ्रॉड रिपोर्ट होगा, और वैसे 10,000 रुपए तक का। ओके, मतलब अगर सरप्राइज इंस्पेक्शन में पकड़ा गया तो उसका थ्रेशोल्ड लिमिट है 5,000 से ऊपर। अदरवाइज अगर 10,000 से ऊपर है तो फ्रॉड ही डिक्लेयर होगा। लेकिन अगर 5,000 से ऊपर का है और कोई चेकिंग में पकड़ा गया तो वो फ्रॉड ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर कैशियर ने इन्फॉर्म कर दिया तो फ्रॉड में नहीं होगा 10,000 तक। लेकिन 10,000 से ऊपर है, कैशियर बताए चाहे ना बताए, अगर वो डिटेक्ट हो गया तो वो फ्रॉड ही कहलाएगा। और जब फ्रॉड में ज़्यादातर यही पूछता है 10,000 एंड अबव वाला। चलिए, और अगला जो सवाल है, ये 2 मिनट और मैं आपके साथ हूँ, फिर जो है आपके लिए एक प्रार्थना कर देंगे, एक शुभकामनाएं कर देंगे, फिर आप लोग रिलैक्स हो जाइएगा। और बिल्कुल आप अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम के लिए मैं वादे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग बहुत ही शानदार तैयारी किए हैं और कल एग्जामिनेशन आपके लिए कुछ भी नहीं, एग्जामिनेशन बहुत आसानी से आप कर लोगे। तो एक मैं जो कहना चाहूँगा वो है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भले ही सरल है लेकिन एक बार सर कार लोन सर पब्लिक के लिए शॉर्ट फॉर्म में बता दीजिएगा। अरे जरूरी है सोशल सिक्योरिटी कार लो सर। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में एक जो बात है कि पार्शियल विड्रॉल के बारे में पूछा जा सकता है कि सुकन्या समृद्धि योजना में एक गर्ल चाइल्ड का जब वो 18 साल की हो जाती है तो उसके हायर एजुकेशन के लिए वो कितना पार्शियल विड्रॉल कर सकता है, कितना कर सकता है पवन जी? 50%। 50% है सर। ठीक है। और सुकन्या समृद्धि योजना से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में सरकार की एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। तो इसमें से कोई भी सवाल आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। और एक सवाल सर जो इसमें मैरिज लड़की अगर कन्या का मैरिज का है तो उसमें तो फुल हो सकता है ना? हाँ, उसमें फुल हो सकता है। 18 साल एज हो गया है और शादी का है तो उसमें तो फुल हो सकता है। मैरिज है या आपका उसको क्रिटिकल उसका जीवन मरण का सवाल जी चल जी रहा है। 100%। एजुकेशन में 50%। एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए 50%। सर उसमें भी थोड़ा एक बार बता दीजिए, पीपीएफ में 5 साल के बाद क्या अगर ऐसा कोई होता है तो पूरा निकल सकता है?
जीवन मरण का या कोई ऐसी बात है? उसमें दिया है क्रिटिकल केसेस में, जीवन मरण में लिखा गया है, जीवन मरण के जी केस में लिखा गया है, लेकिन आज तक उससे जुड़ा हुआ सवाल नहीं आया, भले ही सर ऐसे 5 साल पे 50% निकाल 5 सकते हैं। साल के बाद 5 साल के बाद 50%, उसमें भी 5 साल का जो है फाइनेंशियल ईयर, जैसे मान लीजिए अभी आज महीना चल रहा है जून, जून में कोई लेता है तो उनका सालाना जो क्लोजिंग होता है वो अप्रैल वाला के बाद होता है, तो 5 साल के बाद 5 साल भी वो भी कोरस्पॉन्डिंग फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग को लेता है, हाँ फाइनेंशियल हिसाब से लेता है, तो 5 साल के बाद वाला ही है, कई इसमें कई बार कन्फ्यूजन होता है। चलिए एक एक सवाल और लेता हूँ, फिर हम लोग जो है ये सेशन यहीं कंक्लूड करेंगे, क्योंकि पढ़ाई इतना है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, जितना पढ़ेंगे उतना कम लगेगा। ये बंटीलाल जी बोलते हैं सर आप तो पढ़ाते जाओ हम सुनते रहते हैं, वही अच्छा है। और मैं यकीन मानो आपका एग्जामिनेशन होगा तो भी मैं उसी तरह से पढ़ाते रहूँगा, बस आप मेरे साथ रहिएगा, बस इतना। हाँ तो अगला एक सवाल, अंतिम सवाल लेते हैं, विच इज़ नॉट ए मटेरियल अल्ट्रेशन। मैं 5 कंडीशन दे रहा हूँ और आप लोग अभी जो कल एग्जामिनेशन का सामना करेंगे उसमें 5 ऑप्शन होंगे, तो थोड़ी सी स्ट्रेटजी भी बताऊंगा 5 ऑप्शन में कैसे करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है? पहला, चेंज इन डेट, चेंज इन नेम ऑफ पेई, चेंज इन अमाउंट, क्रॉसिंग ऑफ एन ओपन चेक, नन ऑफ एबव। इसका कौन सा आंसर होगा? चेंज इन डेट, चेंज इन डेट क्रॉसिंग ऑफ बैंक ओपन चेक। अगर बंटीलाल जी अगर कोई डेट में चेंज कर देता है तो ये मटेरियल अल्ट्रेशन है कि नहीं है? है सर सर है, अगर दिखाई नहीं दिया तो नंगी आंख से। ठीक है, मटेरियल अल्ट्रेशन है चेंज में, लेकिन अगर वो दिखाई देना चाहिए, जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा, लेकिन वैसा ऑप्शन नहीं पूछता है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन चेंज अगर डेट किया है तो मटेरियल अल्ट्रेशन है, तब तो पकड़ में आया, तभी तो कह रहे हैं। सर दूसरा, थोड़ा सा अगर नॉट नेगोशिएबल बता दीजिए। नॉट नेगोशिएबल रहता है और स्पेशल क्रॉसिंग। नॉट नेगोशिएबल में एक ही चीज को याद रखिए, पेई का जो टाइटल डीड है वो नॉट बेटर बेटर देन टाइटल। ट्रांसफरी, नॉट बेटर देन ट्रांसफरी, इसको याद रखिए। और सर एक स्पेशल क्रॉसिंग है तो वही है ना जिसपे नाम लिख देता है, अकाउंट नंबर लिख देता है या बैंक का नाम क्रॉस बैंक करके। का नाम वो स्पेशल क्रॉसिंग है ना। ठीक सर, ओके। तो यहाँ पर जो मैं ऑप्शन दिया उसमें डिस्कस कर लेते हैं, आपको क्लियरिटी हो जाएगा। चेंज इन डेट, अगर डेट में चेंज कर दिया मटेरियल अल्ट्रेशन है। दूसरा ऑप्शन था चेंज इन नेम ऑफ पेई, पेई का नाम बदल देता है तो भी वो मटेरियल अल्ट्रेशन होगा। चेंज इन अमाउंट तो भी मटेरियल अल्ट्रेशन होगा, लेकिन क्रॉसिंग ऑफ एन ओपन चेक तो ये मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं होगा। अगर एक ओपन चेक है उसको क्रॉस कर देता है तो ये मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये सवाल थे। तो आज के सेशन में हम लोग, वैसे तो बहुत सारे सवाल कभी न कभी बाकी रहते हैं, कम ही रहेंगे। और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ जो है हमारे पास जितना भी कर लेना कुछ ना कुछ कमी रहेगा, और जिस समय हम अंतिम सांस भी ले रहे होंगे उस समय भी लगेगा कि कुछ कुछ चीज़ें कमी है। लेकिन मौसम में कुछ नमी रह जाएगी, आंखें थोड़ी सब नमी रह जाएंगी। हमारे बंटी लाल जी बोल रहे हैं सर थोड़ा और पढ़ा दो, नहीं तो कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ जो है हमारे जीवन में कमी जरूर रहेगी, लेकिन उस कमी को पूरा कौन करेगा? उस कमी को पूरा करेंगे परमात्मा, भगवान, ईश्वर, गॉड, खुदा, ये पूरा करेंगे। तो जो कमी रह गई है हमारी पढ़ाई में, हमारे ज्ञान कौशल में, हमारी सफलता में, उसको हम लोग पूरा करेंगे। मैं आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा एक सही मुद्रा में जरा आ जाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मतलब दोनों पैर जमीन में टच होने चाहिए। हेलो सर, एक चीज सर जो बताए थे आप एग्जाम में, जैसे एक तो इंग्लिश और हिंदी का लैंग्वेज रहेगा तो उसमें तो ऑप्शनल रहेगा, या तो हिंदी सेलेक्ट करिए या इंग्लिश सेलेक्ट करिए। बाकी जो बैंकिंग में है, अगर मान लिया हम हिंदी सेलेक्ट कर लिए और इंग्लिश में जाके जवाब दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं चलेगा सर? कोई दिक्कत नहीं, जवाब ठीक है, लिखा ओके है। सर। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। ओके। तो और एक चीज जब इन साथी ने याद दिला दिया तो बता दूंगा, 5 ऑप्शन आ रहे हैं, 5 ऑप्शन है ना। तो 5 ऑप्शन में से जहां भी ओके एक सेकेंड, हाँ हाँ 5 ऑप्शन आ रहे हैं ना, 5 ऑप्शन में से जहां भी ऑल ऑफ द एबव होगा, जहां भी ऑल ऑफ द एबव होगा तो उस ऑल ऑफ द एबव में आप टिक लगा दीजिएगा, एक पूरा पूरा दांव खेल दीजिएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक, दूसरा अगर ए और बी है, अगर एक ही ऑप्शन है ए और बी, तो उसी में आप
टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि उसका पेनिट्रेशन 80% से लेकर 85% सही रहता है। और मान लीजिए 5 में से कोई भी ऑप्शन आपको नहीं आ रहा है तो जय माता दी सी में लगा दीजिएगा। 40 से 45% सी सही होता है। और अगर बोथ है ए एंड बी, तो बोथ और ए एंड बी का पेनिट्रेशन 80 to 85% होता है। ऑल ऑफ द अबव है तो उसका पेनिट्रेशन 90% to 95% होता है। और नन जो एक होता है, इनमें से कोई नहीं, उनका 5% पेनिट्रेशन होता है। और सी का जो है 40 to 45% जो उसमें उसका पेनिट्रेशन होता है, या उसका जो प्रोबेबिलिटी होती है ज़्यादा होती है। तो आप सभी जो है बंटी जी सीधा रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। एक बार और बोल दे, बता दीजिए सर वो कौन कौन सा। सर हाँ बता तो दिए। ऑल ऑफ एबव का 90% है, अगर नहीं आता तो ऑल ऑफ एबव भगवान बजरंगबली का नाम लेके। और बोथ अगर ए एंड बी बोथ एक ही में है बोथ, तो वो मार देंगे, और नहीं तो सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया है ना। और सी जो ऑप्शन है ये देखो, नितिन कुमार हिंदी में थोड़ा बता दीजिए सर, हिंदी में थोड़ा पढ़ाई नहीं हो पाई है, हिंदी में समझ नहीं क्या मारा। हिंदी में एक ही मैं सलाह दूंगा, हिंदी में कल ही पढ़िएगा, कल ही जवाब दीजिए। जय माता दी, उसमें भी सर जय माता दी बोल दीजिए, वो लगा देंगे फिर। ये जो मैं फार्मूला बताया हूँ वो लैंग्वेज के लिए नहीं, ये बैंकिंग वाले सेक्शन के पे काम करेगा, हिंदी में ये काम नहीं करेगा। जय माता दी लगाएंगे तो जैसे मान लीजिए 40 क्वेश्चन है तो उसका 40% ही मार्क्स लेके आ जाएंगे। तो आप हिंदी के लिए मैं आपको सलाह दूंगा, कल ही पढ़िएगा। ये देखो नितिन कुमार जी, हम सोचे हम तो कल ही पढ़ेंगे सर हिंदी को, वहीं पढ़ेंगे, वहीं जवाब देंगे, और वहीं नंबर गिनेंगे, और वहीं नंबर ठीक करेंगे। क्योंकि आपने बैंकिंग इतना अच्छे से पढ़ा दिया है कि हमको बैंकिंग में जो कर लेंगे, तो बैंकिंग के बाद हमको जो समय मिलेगा उसी में हिंदी पढ़ेंगे। तो आप लोग टोटल देखिए, सर 100 क्वेश्चन है ना सर? ज्यादातर जो साथियों का जो तजुर्बा है हिंदी सर को, इसमें एक कंफ्यूजन आ रहा है हमको। जैसे क्वेश्चन 100 है, 40 हिंदी का है, 60 बैंकिंग का है। हाँ। तो उसमें भाषा, जो भाषे वाला हम नहीं समझ पा रहे कि भाषा जैसे हम इंग्लिश में सेलेक्ट कर रहे हैं बैंकिंग का, और कुछ क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश का हमको, तो हम फिर हिंदी वाले में जा रहे हैं, क्लिक करते हैं तो हिंदी में आ जाता है वो। लेकिन अगर सर वो अगर हम हिंदी वाले में क्लिक करते हैं तो क्या काउंट होगा, या अलग हिंदी का 40 क्वेश्चन अलग होता है 60 क्वेश्चन? ऐसा तो नहीं 60 क्वेश्चन हिंदी में अलग हो, 60 क्वेश्चन इंग्लिश में अलग हो? आईबीपीएस का एग्जाम जी, आप थोड़ा सा आईबीपीएस का एग्जाम दिए हैं तो आपको इतना जो आईबीपीएस का एग्जाम होता है सेम फॉलो इसमें भी होता है। तो उसी चीज को आप फॉलो कीजिए। इसमें क्या होगा, जैसे ही एंटर करेंगे ना तो वहां पर बैंक आएगा, सब्जेक्ट आपका बैंकिंग, और उसके बाद लैंग्वेज का आएगा। तो लैंग्वेज वाले में आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। बैंकिंग तो किसी में भी एक डिफॉल्ट लैंग्वेज पूछेगा और एक सब्जेक्टिव लैंग्वेज पूछेगा। तो सब्जेक्टिव लैंग्वेज मतलब उसमें आप हिंदी करेंगे या इंग्लिश करेंगे तो उसके मार्क्स मिलेंगे। तो आप उसको हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा, हिंदी करना चाहते हैं। या नहीं तो मैं आप लोग का ये अगर भ्रम है तो आप सीधा हिंदी ही कर लीजिए, सबको सारे सवाल हिंदी में आ जाए हैं। ये नितिन कुमार जी काहे चक्कर में पड़े सर, हिंदी दबा देंगे हम सब, हिंदी 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 सब हिंदी में आ नहीं सर, जाएगा। डिफॉल्ट अगर सर हम ऐसा चाह रहे हैं कि हम इंग्लिश में करें, और अगर जो चाहे बाद में तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं उसमें भी, तो ये इसके लिए क्या करें? अरे भैया जैसे आईबीपीएस में एग्जाम में सेम वही है, लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आता है उसमें, ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट हर क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज करने के लिए ऑप्शन आता है। आप जैसा चाह रहे हो वैसा कर। हेलो देखो मैं कह रहा हूँ कि हिंदी वाले कर दिए तो काउंट में आएगा हिंदी भाषा वाला। आप कल एक्सपीरियंस ले लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगर जितना आप यहाँ क्वेश्चन करेंगे उतना ही। एक मिनट सबसे आसान इतना तरीका प्रॉब्लम उसका। है। एक बात सुनो ना, एक बात बताओ, वो सवाल अगले तो साल फिर दे दीजिएगा। सब लोग सुनिए, वो सवाल हमसे पूछ रहा है, थोड़ा वो भी चुना हुआ सांसद है, थोड़ा पूछने दीजिए, हम जवाब दे रहे हैं ना। अगर आपने किसी बैंकिंग रिलेटेड सवाल को अगर आपने हिंदी में चुना और हिंदी में देखा तो उसका ममता बनर्जी के पार्टी से है सर, किसी में भी दिया उसका जवाब कंसीडर किया जाएगा। उसमें भाषा से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। भाषा से अंतर सिर्फ आपके उस लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट पे पड़ेगा। लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में जो आप टिक करोगे ना वो उसी में आएगा, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं होगा। मान लीजिए आप चाह रहे हो कि हिंदी भाषा वाला है, हिंदी भाषा को सेलेक्ट किए तो हिंदी भाषा में ही आएगा, इंग्लिश भाषा को तो इंग्लिश भाषा में आएगा। ऐसा नहीं कर सकते, जाके इंग्लिश सब्जेक्ट को चुनेंगे और उसको भी कर लें।
सिर्फ बैंकिंग के लिए ऐसा सुविधा है कि सवाल को आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, हिंदी में वहां जाके एक ऑप्शन होता है, अगर वो लैंग्वेज इंग्लिश का हिंदी वाले में देखो, उसमें हिंदी वाले में हिंदी लैंग्वेज से क्लिक करेंगे ना। 90 भैया आज सोना भी हिंदी है भाई साहब, आज सर सोना हिंदी भी है, वाले सर में को हिंदी लैंग्वेज कंफ्यूज सेलेक्ट करेंगे ना। खाली हाँ। यही पूछा है हमको। नहीं आप भैया तो हिंदी वाले पवन जी के लिए एक मैं सुझाव देता हूँ, आप सब चीज हिंदी में ही सुन लीजिएगा, हैं। सुन सदा सुन सर प्यार टोटल टाइमिंग कितना है सर एग्जाम का? ओ मैंने तुझे चुन लिया, 2 घंटे। जाके हिंदी को चुन चुन चुन, सुन सदा सुन, अब हिंदी को चुन लेना बस वहाँ पर, है। पूरा पूरा टोटल टाइमिंग तो 2 घंटे का है सर। नहीं, टोटल एग्जाम टाइमिंग 2 घंटे का है, कितने थे? एग्जाम है आपका 80 मिनट्स का, एडमिट कार्ड देख 90 लीजिए मिनट्स सर, का, सर 90 मिनट्स का एडमिट कार्ड एग्जाम आप है, देख लीजिए। 90 मिनट्स का पर एग्जाम है और 100 क्वेश्चन है, 1.5 घंटे का एग्जाम है, ठीक है, 1.5 घंटे का एग्जाम है। और ये नितिन कुमार जी बोले, अरे सर काहे लगाए, इतना तैयारी करवाए हैं, 1.5 घंटा का है, हम तो सर आधे घंटे में निकल जाए। सर जाए क्या हम जाए क्या, ठीक है, आप देख लीजिएगा, आप जबरदस्त तरीके से कर लेंगे, आपका तजुर्बा कहेगा। एक सवाल और दो, ये दिल मांगे मोर, ये फौजी जी बोलेंगे और दो, सवाल खत्म हो गया क्या इन्विजिलेटर साहब, चल और दीजिए चलिए, तो आप लोग रीढ़ की जो अपना रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा कर लीजिए, दोनों पैर कोशिश करिए कि जमीन में या आपके जहाँ पर जो आपका फ्लोर है उस पर टच हो, और पैर जो है पूरी तरह से समतल तरीके से टच हो जाए, अर्थिंग जैसा, और दोनों हाथ जो है पैर पर हो और आंखें बंद हो, आंखें बंद कर लीजिए, और रीढ़ की हड्डी सीधी, पैर जो है जमीन पर टच कर लीजिए, और ऐसा करके आप रीढ़ की हड्डी सीधा, और मेरी बातों पे ध्यान रखिए, आंखें बंद रखिए, और जिस भी भगवान को, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनको स्मरण करिए, उनको आह्वान करिए, और मेरी बातों को दोहराइए। हे भगवान, हे ईश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हे भगवान, हे ईश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके असीम कृपा से मैं सफलता के करीब पहुंच रहा हूं। आपके शक्ति स्रोत की मदद से मैं सफलता के करीब अपने आप को महसूस कर रहा हूं। हे भगवान, आपने जितने ज्ञान के लिए सहयोग किया, उस सहयोग के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मेरे जीवन में जो ये सफलता का अवसर आया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देना, मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देना, मेरे अपमान को सम्मान में बदल देना, मेरे अपमान को सम्मान में बदल देना, मेरे रोज को योग में बदल देना, मेरे रोग को निरोग में बदल देना, मेरे जीवन को एक नई पहचान में बदल देना। आज मैं बहुत ही अपने आप को अपने सफलता के करीब पा रहा हूँ। मुझे एहसास हो रहा है कि मैं सफलता पाकर ही रहूँगा। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इस सफलता के करीब पहुंचकर मैं बहुत ही अपने आप को आत्मविश्वासी मान रहा हूँ। मुझ में विश्वास झलक रहा है कि पिछले समय जिन चीज़ों का मैंने अध्ययन किया, जिस ज्ञान पुंज की रोशनी आपने मुझ में समाहित की, जो श्रवण शक्ति के माध्यम से मैंने ज्ञान अर्जित किया, वो मेरे मन मस्तिष्क में कल के एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। उनका प्रयोग मैं समाज के कल्याण के लिए, एक नई जिम्मेदारी के लिए, और अपने माता पिता के गौरव बढ़ाने के लिए करूँगा। भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह आपने ये जन्म दिया मुझे और इस ऊंचाई तक पहुँचाया है, उंगली पकड़ के मुझे यहाँ तक समाज के एक अति विशिष्ट कार्य में लगाया है,
कल भी मेरा साथ देना और इसके बाद जीवन पर्यंत तक मेरे साथ देना, ताकि मैं जिस कार्य के लिए, जिस जिम्मेदारी के लिए इस धरती पर आया हूँ उसे मैं सार्थक कर पाऊँ। मुझे रास्ता दिखाना भगवान, कल मेरे साथ ही रहना। आपके अति व्यस्तम टाइम से समय निकाल कर आप मेरे साथ ही रहना। कल परीक्षा की घड़ी है, आप मेरे सारथी बनना और मुझे रास्ता दिखाना। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे सब कुछ दिया। आपने मुझे एक अच्छा जीवन दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छे अवसर दिए, खुशहाल जीवन दिया। आपने मुझे सब कुछ दिया। एक स्वस्थ शरीर दिया, अच्छी भुजाएं दी, अच्छा परिवार दिया, एक अच्छे बैंक में काम करने का अवसर दिया और ये प्रमोशन पदोन्नति का एक अवसर दिया। उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और मैं विश्वास के साथ आपके मार्गदर्शन, आपके आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ। भगवान, कल का दिन आप मेरे साथ रहना। कल मुझे जीत दिला देना, मेरे जीवन को नया प्रीत दिला देना और मेरे जीवन में जिन सफलता की उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ उसमें एक नया संगीत दिला देना और मेरे हार को जीत में बदल देना। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका, आपके द्वारा जितनी भी मेरे लिए सहयोग किया गया उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे सब कुछ दिया। धन्यवाद। दोनों हथेलियों को थोड़ा सा घर्षण करिए। थोड़ा गर्माहट आती है तो उसी गर्माहट को आंखों के पलकों के बीच में लाइए, हल्का सा टच करिए, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करिए और धीरे धीरे अपने आंखों को खोलिए। अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलिए और मैं आप सभी के बहुत ही शानदार एग्जामिनेशन के लिए दुआएं करता हूं, शुभकामनाएं करता हूं कि हमारी शुभकामनाएं साथ हैं। क्या हुआ जो कुछ बलाएं साथ हैं, उन अंधेरों को फतह कर लेंगे हम, क्योंकि रोशनी की कथाएं साथ हैं, रोशनी की कथाएं साथ हैं। और हारने का अर्थ यह भी जानिए कि जीत की संभावनाएं साथ हैं। हमारी शुभकामनाएं साथ हैं, हमारी शुभकामनाएं साथ हैं। इसके पहले भी आपके कोई बड़े भाई और भी साथी पढ़ के पास हुए हैं कि नहीं? तो उनकी कथाएं हमारे साथ हैं और उनकी कथाओं को सुनकर हम यहाँ पर आए हैं। इसलिए हमारी शुभकामनाएं साथ हैं। क्या हुआ जो कुछ बलाएं साथ हैं, उन अंधेरों को फतह कर लेंगे हम, क्योंकि रोशनी की कथाएं साथ हैं। और हारने का अर्थ यह भी जानिए कि जीत की संभावनाएं साथ हैं। और जब जीत जाओगे तो आपको हार पहनाया जाएगा, और जब हार जाओगे तो एक दिन जीत जाओगे। मतलब दोनों तो साथ में रहेंगे। इसलिए आप सभी जीत गए तो भी पार्टी करेंगे, हार गए तो भी पार्टी करेंगे। जीत गए तो नितिन जी पार्टी देंगे, हार गए तो फौजी जी पार्टी देंगे, ठीक है। लेकिन पार्टी तो होके रहेगा। चित भी हमारी, पट भी हमारी, ठीक है। तो आप सभी के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं करता हूं। और बहुत सारी, अच्छा एक चीज़ और बताना भूल गया, जब एग्जामिनेशन में अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए ना फौजी प्रदीप जी, तो आप मेरे को कनेक्ट करना। अभी फोन लगाते हो ना हेलो हेलो करके, सर वहीं कनेक्ट करना, वहाँ मन में बोलना हेलो सर, सर विजय सर, सर प्रणाम सर, नमस्ते सर, सर ये सवाल आया, जवाब जवाब मिलेगा आपको, कल प्रयोग करके देख लीजिएगा, है ना। कनेक्ट करिएगा। सर मैं कल फोन मत काट दीजिएगा सर। सर कल नहीं फोन कटता, मत काटिएगा सर नहीं ऑफिस में। कटता बॉस। मैं बिजी जरूर हूँ लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ। मैं जानता हूँ समय की कितनी कीमत है ना। तो और समय की, और साथ में मेरे साथ एक का जीवन नहीं है, मेरे साथ बहुत सारे लोगों का जीवन है। मुझे बहुत उन सब के लिए मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। और ये मैं मेहनत नहीं करता हूँ, इसमें कहीं ना कहीं भगवान का आशीर्वाद है, तभी कर पाता हूँ। अदरवाइज मेरे साथ एक दिन गुजार के देखो मेरे राजा, पता चलेगा कैसा खाता हूँ मैं खाजा, और कैसा रहता है मेरा तकाजा। तो चलिए एक बात से मैं हम एक आपको एक गाना सुनाता हूँ, फिर आप लोग विदा लीजिए और बढ़िया से नींद लीजिए। भगवान को जैसा हम लोग किए, अभी तो ऐसा लग रहा है रात भर जग जाओगे ये प्रार्थना करने के बाद। थोड़ी ऊर्जा बढ़ी है ना फौजी जी?
है ना। ये प्रार्थना किया तो देखो सब तरोताजा दिख रहे हो। ये नितिन जी बोल रहे हैं हम तो सर अब हैं साथिया एनर्जी वापस आ गई।